तो चलिए आज बात करते हैं भारत की नदियों की। सिर्फ नदियां नहीं, बल्कि वो जीवन रेखाएं जो इस देश की धड़कन हैं। हम इनकी भूवैज्ञानिक कहानी को, मतलब ये बनी कैसे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि हम इन्हें पढ़ना कैसे सीखें। देखिए, इनकी कहानी को समझने की शुरुआत होती है इनकी भाषा को समझने से, और वो भाषा छिपी है इनके बनने के तरीके में। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नदियां बनती कैसे हैं, मतलब इनकी शुरुआत, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। इसी आधार पर हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहली कैटेगरी है एंटीसीडेंट रिवर, यानी पूर्ववर्ती नदी। अब ये क्या होती हैं? जरा सोचिए, ये वो नदियां हैं जो उस जमीन के, उस पहाड़ के बनने से भी पहले से बह रही थीं, जिसे वो आज काटती हैं। कमाल है ना, मतलब हिमालय खड़ा होता गया और ये नदियां उसे काट कर अपना रास्ता बनाती गईं। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं। ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। पहाड़ बनते रहे और ये अपना रास्ता नहीं भूलीं। अब दूसरी तरह की नदियां हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर या अनुक्रमी नदी। इनका फंडा बहुत सिंपल है, ये बस जमीन के ढलान को फॉलो करती हैं। जिधर ढलान उधर नदी। हमारे पेनिनसुलर इंडिया की ज़्यादातर नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब इसी तरह की हैं। और भी कई तरह की नदियां होती हैं, जैसे सबसीक्वेंट नदी जो नरम चट्टानों को पकड़कर बहती है, या ऑब्सीक्वेंट जो ढलान के उल्टी दिशा में बहने लगती है। फिर इनसीक्वेंट भी है जिसका कोई तय पैटर्न नहीं होता। और एक होती है सुपर इम्पोज्ड, जैसे चंबल और बेतवा जो अपनी पुरानी घाटी को और गहरा काटती जाती हैं। तो पॉइंट ये है कि नदी का रास्ता सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये जियोलॉजी और लाखों सालों के समय का मिला जुला नतीजा है। तो अब जब हम नदियों के बनने का बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए भारत के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, जिसे हम मोटे तौर पर दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। और ये दो हिस्से हैं, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। और इनमें फ़र्क ज़मीन आसमान का है। देखिए, हिमालयी नदियाँ ग्लेशियर और बारिश दोनों से पानी लेती हैं, इसलिए ये साल भर बहती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ बेचारी सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं, तो ये मौसमी होती हैं। हिमालयी नदियाँ नई हैं, लंबी हैं, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ काफ़ी पुरानी हैं और इनका रास्ता भी छोटा होता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली इन शानदार नदी प्रणालियों की। और इसमें सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र, यानी द इंडस रिवर सिस्टम। इसका ओरिजिन तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखारचू ग्लेशियर से होता है। भारत में इसकी लंबाई करीब 1114 किलोमीटर है और इसकी सबसे ज़रूरी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, जिन्हें मिलाकर पंचनद कहा जाता है। याद है हमने बात की थी एंटीसीडेंट नदियों की? सिंधु इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और हाँ, 1960 की सिंधु जल संधि भी इसी नदी से जुड़ी है। इसके बाद आता है हमारा गंगा नदी तंत्र। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है और आपको पता ही होगा कि 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और घाघरा, गंडक, कोसी जैसी कई और नदियां भी इससे मिलती हैं। और आखिर में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। गंगा के गंगा बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये 5 प्रयागों से होकर गुजरती है। देखिए, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। लेकिन वो असली पल आता है देव प्रयाग में, जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहीं से इस नदी को नाम मिलता है गंगा। और हिमालय की तीसरी बड़ी प्रणाली है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका सफर भी कमाल का है। ये भी मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है, जहां इसका नाम होता है सांगपो। वहां ये पूर्व की ओर बहती है, फिर नामचा बरवा पर्वत के पास एक जबरदस्त यू टर्न लेकर अरुणाचल में घुसती है, जहां इसे दिहांग कहते हैं। और फिर असम में आकर इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। ये भी सिंधु की तरह एक महान एंटीसीडेंट नदी है। और हाँ, असम में हर साल आने वाली भयंकर बाढ़ के लिए भी यही नदी जानी जाती है। और ये नदी इतनी विशाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी नदी पर असम में बसा हुआ है।
सोचिए, एक नदी के बीच में पूरा का पूरा एक द्वीप। तो ये तो हुई हिमालय की बात। अब चलते हैं भारत के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार की तरफ और देखते हैं दक्षिण की नदियों की कहानी। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की। इनमें दो नाम सबसे अहम हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से और विंध्य सतपुड़ा रेंज के बीच बहती है। मशहूर धुआंधार फॉल्स इसी पर है। और तापी निकलती है सतपुड़ा रेंज से और सतपुड़ा अजंता के बीच बहती है। अब इनमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये दोनों नदियां रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में बहती हैं और इसीलिए ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। अब देखते हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियों को, जो बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। सबसे पहले महानदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और जिस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बना है। फिर आती है गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसके बाद है कृष्णा, दूसरी सबसे लंबी नदी, जिस पर नागार्जुन सागर बांध है। और फिर है कावेरी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसकी एक खास बात यह है कि इसे दोनों मानसून से पानी मिलता है, इसलिए ये काफी हद तक साल भर बहती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक साथ रखकर एक तुलनात्मक नजर डालते हैं ताकि पूरी पिक्चर साफ हो जाए। इस टेबल को देखिए। एक तरफ सिंधु है, 3180 किलोमीटर लंबी, अरब सागर में गिरती है। दूसरी तरफ गंगा, 2525 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में। फिर ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, जो पेनिनसुला की सबसे लंबी नदी है, कृष्णा। फिर पश्चिम में बहने वाली नर्मदा और तापी, और महानदी और कावेरी। हर नदी का अपना उद्गम, अपनी लंबाई और अपनी एक खास पहचान है। ये टेबल एक ही जगह पर इन सब की पूरी कहानी बयां कर देती है। तो हमने देखा कि कैसे इन नदियों ने भारत के भूगोल और इतिहास को आकार दिया है और आज भी हमारे जीवन का आधार हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, जैसे जैसे क्लाइमेट बदल रहा है, पानी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो भविष्य में इन नदियों की कहानी क्या मोड़ लेगी? इनका भूवैज्ञानिक इतिहास समझना तो पहला कदम था, पर इनका भविष्य सुरक्षित रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है।